गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। साइकोलॉजी की इस क्लास में जो हम पर्सनालिटी टॉपिक पढ़ रहे हैं आज मेरे ख्याल में सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है सिगमंड फ्रॉइड का पर्सनालिटी का स्ट्रक्चर। मेरे ख्याल में साइकोलॉजी जिसने भी पढ़ी थोड़ी बहुत जो भी उसके बारे में नॉलेज है तो वो सिगमंड फ्रॉइड को उसने ज़रूर पढ़ा होगा या एटलीस्ट उसके बारे में सुना होगा। और यकीन मानिए कि साइकोलॉजी में सिगमंड फ्रॉइड का जितना कंट्रीब्यूशन है उससे कहीं ज़्यादा उन्होंने जो भी काम किया है वो इतना इंटरेस्टिंग है कि मैं आपको क्या बताऊं। तो क्योंकि अभी हम सिगमंड फ्रॉइड को थोड़ा पर्सनालिटी के अंडर पढ़ रहे हैं तो मैं बहुत डिटेल में तो नहीं चाहूँगा उनके काम के बारे में। उनके सिर्फ पर्सनालिटी से रिलेटेड काम के बारे में ही मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा। बट थोड़ी बहुत मैं आपको उनकी बैकग्राउंड बताते हुए वहाँ से जोड़ने की कोशिश करूँगा। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्रॉयड्स स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी, यानी फ्रॉयड का व्यक्तित्व संगठन। सिगमंड फ्रॉयड, जो कि जाने जाते हैं फादर ऑफ साइको एनालिसिस के नाम से, यानी मनोविश्लेषण के जनक कहलाते हैं। मनोविश्लेषण क्या है, इसको थोड़ा सा समझने के लिए आपको कुछ नए नए टर्म्स सुनने को मिलेंगे, तो आप कॉपी लेकर बैठिए और सुनते जाइए और लिखते जाइए कि इन इन टर्म्स का मीनिंग क्या है। बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने कंसेप्ट दिए हैं। तो साइको एनालिसिस, इसका मतलब है, साइको का मतलब आप जानते हैं माइंड, मन, और एनालिसिस को हिंदी में कहते हैं विश्लेषण, जिसका अर्थ होता है किसी बड़ी चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। तो आइए मन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर समझने की कोशिश करते हैं। आमतौर पर हम कहते हैं कि जिंदगी क्या है? जिंदगी सुख और दुख का मिश्रण है। ठीक ऐसे ही अगर मैं सुख और दुख को सिगमंड फ्रॉइड के नज़रिए से देखूं तो उन्होंने सुख यानी कि प्लेजर और दुख यानी कि टेंशन, इन दोनों के बीच में लाइफ को माना है। अब हम अपने नज़रिए से देखें तो सुख और दुख दुख के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन सिगमंड फ्रॉइड के हिसाब से दुख का कारण है सेक्सुअल डिज़ायर, जिसको उन्होंने नाम दिया लिबिडो। हम सभी के अंदर अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए एक एनर्जी होती है जिसे उन्होंने सेक्सुअल एनर्जी या सेक्सुअल लिबिडो, या इन शॉर्ट सिर्फ लिबिडो कहूँ तो भी चलेगा, लिबिडो का नाम दिया। उसको हम हिंदी में यौन ऊर्जा कह सकते हैं। तो यौन ऊर्जा से हमें सुख की प्राप्ति होती है, दुख की प्राप्ति होती है, और जब वो ऊर्जा निकल जाती है तो हमें सुख की प्राप्ति होती है। तो हम सभी के अंदर एक सेक्सुअल एनर्जी है। वो एनर्जी हमें दुखी करती रहती है, लेकिन जब वो एनर्जी निकल जाती है, हमारी भड़ास निकल जाती है, हमारी इच्छा पूरी हो जाती है, तो हमें सुख की प्राप्ति होती है। सिगमंड फ्रॉइड का ये भी मानना है कि हमारे एक्सपीरियंसेस, हमारे अनुभव हमारी पर्सनालिटी को शेप बनाते हैं, उसकी उसको आकार देते हैं। और ख़ासकर हमारे बचपन में जो हमारी चीज़ें हमारे साथ घटी हुई होती हैं, उनका हमारे बड़े होकर जो हमारा जीवन है उस पर उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए कि किसी बच्चे का जीवन बहुत ही ऐसे माहौल में बीता कि बचपन में उसकी मदर की डेथ हो गई, थोड़ा बड़ा हुआ तो फादर की डेथ हो गई, थोड़ा और बड़ा हुआ तो दोस्त बिछड़ गए। तो जब वो बड़ा होगा तो वो किसी भी नए रिश्ते को लेकर हमेशा डर का महसूस करेगा कि मैं कोई भी नया रिलेशन बनाऊंगा तो भगवान वो उसको मुझसे छीन लेंगे। तो यानी कि हमारे बचपन के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो हमारे बड़े होकर हमारे जीवन पर उसका बहुत बड़ा असर डालते हैं। तो ये जो हमारे दुख हैं, परेशानियां हैं, ये हमारे अचेतन मन में स्टोर हो जाते हैं। अब देखिए, मैंने एक नया टर्म लिया, अनकॉन्शियस माइंड या अचेतन मन। सिगमंड फ्रॉइड ने हमारे मन को तीन हिस्सों में बांटा है: कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड। चेतन मन, अर्धचेतन मन और अचेतन मन। तो हमारी जो दबी हुई इच्छाएं होती हैं, हमारे जो दुख होते हैं, जो हमारी परेशानियां, हमारा डर होता है, वो अचेतन मन में यानी अनकॉन्शियस माइंड में कहीं दूर हम उसको दबा देते हैं। और जैसे जैसे बड़े होते हैं उसका असर कहीं ना कहीं थोड़ा सा थोड़ा हमारे जीवन पर दिखाई देता है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया कि बच्चे के मन में डर बैठ गया कि वो जिससे भी संबंध बनाता है वो संबंध उससे छूट जाता है। ये उसके दबे हुए मन में छिपा हुआ है कहीं पर, और इसका प्रभाव उसके जीवन में दिखेगा जब वो कोई भी एक नया संबंध बनाने की कोशिश करेगा, या कोई नया व्यक्ति जिसे वो पसंद करता है वो उसके नज़दीक आएगा, तो वो जानबूझकर उसको व्यक्ति को अपने जीवन से दूर करने की कोशिश करेगा, क्योंकि इससे पहले कि भगवान उससे उसको छीन ले, उससे अच्छा है कि वो रिश्ता बनाए ही नहीं।
इन तीनों मनों को अगर हम थोड़ा सा और समझने की कोशिश करें कि चेतन, अर्धचेतन या अचेतन मन, ये क्या है? तो इसको आप समझने के लिए यूं अंदाज़ा लगाइए कि आज ही मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि जो टाइटैनिक की एक्ट्रेस थी केट विंसलेट, वो अ, कभी किसी ज़माने में इंडिया घूमने आई थी और हिमालय की पहाड़ियों में वो अपना पिट्ठू पर बैग टांग कर, कंधे पर बैग लिए वो टहल रही थी। तो एक 80-85 साल के बुजुर्ग ने उनको देखकर पहचान लिया कि तुम टाइटैनिक वाली रोज़ हो ना। तो अ, वो इतनी खुश हुई और उसके खुशी के आंसू निकल आए। अ, अब मैं यहाँ पर कोई कहानी नहीं सुना रहा हूँ। एक्चुअली टाइटैनिक में हमें अच्छे से याद है कि जो जहाज़ था वो एक बर्फ़ के टुकड़े से टकरा कर डूब गया था। अब प्रश्न ये उठता है कि इतना बड़ा जहाज़, क्या उसको वो बर्फ़ का टुकड़ा नज़र नहीं आया? या वो जो नज़र आया उनको लगा कि ये छोटा सा बर्फ़ का टुकड़ा है, हम इसको तोड़कर निकल जाएंगे। यस, यही बात थी। दरअसल ओवर एस्टिमेट कर गए और उसको इग्नोर कर गए कि ये बर्फ़ का टुकड़ा जितना पानी की सतह से ऊपर दिख रहा है, उससे कहीं ज़्यादा वो पानी के सतह के नीचे है। तो दोस्तों, हमारा जो मन है वो भी बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे मन में जो चल रहा है उसका बहुत थोड़ा सा हिस्सा हम सोसाइटी को दिखा पाते हैं, या यूं कह लीजिए कि सोसाइटी देख पाती है। और अ, ऐसा बहुत सारा हिस्सा है हमारे मन के अंदर छिपा हुआ जो समाज के धरातल पर नहीं आ पाता। तो अगर मैं इसको प्रतिशत में बांटूं तो हमारे मन का जो चेतन भाग है, कॉन्शियस माइंड है, वो 10% होता है, जो लोगों को पता होता है, हमें पता होता है कि हाँ, हमारे मन में ये चल रहा है। 50 से 60% होता है सब कॉन्शियस, जिसको हम थोड़ा सा कोशिश करें तो बाहर सतह पर आ सकता है। और 30 से 40% भाग हमारे मन का ऐसा होता है जो किसी को नहीं पता होता है, वो हमारे मन के भीतर कहीं अंदर भीतर तक दबा हुआ होता है। तो अगर हम अपने मन को एक आइसबर्ग, हिमखंड के रूप में व्यक्त करें तो गलत नहीं होगा। आजकल कई लोग व्हाट्सएप पर स्टेटस भी लगा देते हैं जिसमें एक बर्फ़ के टुकड़े का पानी पर तैरता हुआ एक फ़ोटो होता है, और जो पानी के ऊपर का जो बर्फ़ का टुकड़ा है उसके ऊपर लिखा होता है यू मे नो मी। और पानी के नीचे का बर्फ़ का टुकड़ा जो पानी के लेवल से नीचे है, छुपा हुआ है, उसमें लिखा होता है कि यू विल नेवर नो हु आई एम। तो बिल्कुल सही है, हमारे मन का ऐसा थोड़ा सा हिस्सा है जो आप जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा ऐसा छुपा हुआ हिस्सा होता है जिसको हम भी नहीं जानते, तो दूसरा क्या जान पाएगा। आइए अब सिगमंड फ्रॉइड के बताए हुए पर्सनालिटी के स्ट्रक्चर पर चलते हैं। सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार व्यक्तित्व की तीन संरचनाएं होती हैं। देर आर थ्री स्ट्रक्चर्स ऑफ पर्सनालिटी: इड, ईगो, सुपर ईगो। इदम, अहम और परम अहम। अब इनको एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। पहला है इड यानी इदम। ज़रा याद कीजिए कि एक न्यूबॉर्न बेबी है, छोटा सा बेबी है, और उसको भूख लग रही है। तो वो क्या करेगा? वो रोएगा। उसको रोना किसने सिखाया? किसी ने नहीं सिखाया, वो उसका इंस्टिंक्ट है, यानी एक नेचुरल रिस्पॉन्स है। वो उस रिस्पॉन्स को लेकर पैदा हुआ है। मैं यहाँ इंस्टिंक्ट्स की बात कर रहा हूँ, मूल प्रवृत्ति की बात कर रहा हूँ। ये हमारे अंदर जन्मजात होते हैं। जैसे किसी तेज़ चलती हुई गाड़ी को देखकर उसका हॉर्न बजाना और आपका चौंक कर एक तरफ हो जाना, ये आपकी इंस्टिंक्ट है। आपका भूख लगने पर तड़पना, चिल्लाना, चीखना, ये आपकी इंस्टिंक्ट है। तो बच्चे को जब भूख लगी, वो उसका इंस्टिंक्ट है कि वो रोना शुरू करेगा। अब देखिए, यहाँ ना कोई लॉजिक काम करेगा, ना इंटेलिजेंस काम करेगी। आप बच्चे को समझाइए कि मम्मा अभी बिजी हैं, अभी घर में थोड़ा काम है, अभी नहीं मिल पाएगा, दूध नहीं मिल पाएगा अभी, क्या वो बच्चा समझ पाएगा? नो। उसे इससे कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ इतना जानता है कि उसे भूख लगी है और उसे तुरंत दूध चाहिए, अभी चाहिए, अभी के अभी। तो उसका ये जो रिस्पॉन्स है, ये बिल्कुल सैवेज रिस्पॉन्स है, आदिम अनुक्रिया है। इसमें कोई इंटेलिजेंस वाली बात नहीं है, इसमें कोई लॉजिक वाली बात नहीं है। वो किसी लॉजिक को नहीं सुनना चाहता, उसको चाहिए तो चाहिए। वो अब शायद आप गुजरे वक्त के साथ आप भूल गए होंगे कि आप बचपन में खुद कैसे रोते होंगे इतना, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हमारे धीरे धीरे अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं। तो मैं फिर बता रहा हूँ कि जो हमारा इड वाला कैरेक्टर है, ये अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए
परिस्थितियों की परवाह नहीं करता। इसके मन में अगर इच्छा जागी है तो इसको वो पूरी करनी है। जब तक वो पूरी नहीं होगी इसे टेंशन रहेगी। ये उस इच्छा को पूरी करने के लिए आपको नाखून मार सकता है, रो सकता है, चीख सकता है, चिल्ला सकता है, लाते मार सकता है। उसे कोई परवाह नहीं कि मेरा ये बिहेवियर सही है या गलत है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो इड है उसकी उसके मन में जब भी इच्छा आएगी वो तुरंत रिस्पॉन्स देगा। सेल्फिश होगा, उसे केवल अपनी इच्छा पूरी करने से मतलब होगा, और उसकी इच्छा पूरी होते ही उसको आराम पड़ जाएगा। और इच्छा जब तक पूरी नहीं होगी तो वो रोकर चिल्लाकर किसी और तरीके से अपनी भड़ास निकालेगा। तो हम ये कुल मिलाकर कह सकते हैं कि इड ही एकमात्र ऐसी पर्सनैलिटी है जिसके मन में कभी कोई इच्छा बाकी नहीं रहती। वो कोई भी इच्छा दबा के नहीं रखता, वो उस इच्छा को किसी न किसी तरह से एक्सप्रेस कर ही देता है। तो यानी एक छोटा बेबी जो अभी पैदा हुआ है, अपनी इन्फेंसी में है, अपने चाइल्डहुड में है, अभी जिसमें अभी तक इंटेलिजेंस नहीं आई है, मोरालिटी नहीं आई है, नैतिकता नहीं आई है, समझदारी नहीं आई है, तो वह भी इड है। वो अपने इड वाले व्यक्तित्व में जी रहा है, इदम वाले व्यक्तित्व में जी रहा है। क्योंकि अगर उसको कोई खिलौना पसंद आया है तो वो उस खिलौने वाले की दुकान के सामने रो सकता है, चिल्ला सकता है। उसे कोई मतलब नहीं है कि पापा मम्मी के पास पैसे हैं या नहीं है, या उनकी बेइज्जती हो रही है या नहीं हो रही है। उसे तो वो खिलौना चाहिए तो चाहिए। अब इसी पे तो सूरदास जी ने लिखा है ना, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। तो श्री कृष्ण जब अपने छोटे बालपन में होते हैं उन्हें तो चंद्रमा रूपी खिलौना चाहिए, उनको तो चंद्रमा खिलौने के रूप में दिखता है। वो यशोदा के सामने रोते हैं, बिलखते हैं, उनको तो बस वो खिलौना चाहिए। अब ये बात और है कि यशोदा एक पानी में चंद्रमा की परछाई दिखाकर उनको पैसिफाई करने की कोशिश करती हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि इड जो है यानी इदम, वो सिर्फ अपनी इच्छाओं के लिए जीता है और उसे केवल अपनी इच्छाएं पूरी करने की तरफ ही सारा उसका प्रेशर होता है। तो जो इड साहब हैं, मान लीजिए वो अपने एक दोस्त के घर जाते हैं और वो पूछते हैं कि आंटी मेरा दोस्त अमन कहाँ है। और आंटी कहती हैं कि अमन कहीं बाहर गया है। तो कहते हैं ठीक है आप वेट कीजिए, अभी अमन आ जाएगा, आपसे मिल लेंगे। अब वो बैठकर इंतज़ार करता है और कुछ देर के बाद वो कहता है कि आंटी प्यास लगी है, पानी मिल सकता है। तो आंटी ने कहा हाँ बेटा, फ्रिज में पानी रखा है, आप ले लीजिए। अब वो जब फ्रिज से पानी की बोतल निकालने जाता है तो उसको केक दिखाई देता है फ्रिज में रखा हुआ। तो उसके अंदर की इच्छा जो है, इंस्टिंक्ट, अचानक जागती है, लालच उसके अंदर आता है। तो क्या करेगा? अरे भाई वो तो इड है। तो इड क्या करेगा? वो बिना किसी को बताए चुपचाप केक का एक टुकड़ा खा जाएगा और किसी के पूछने पर बताएगा भी नहीं, क्योंकि वो तो इड है और वो अपनी इच्छाओं को दबा नहीं सकता। वो अपनी इच्छा पूरी कर ही लेगा। अब केस नंबर 2 पर आते हैं कि यही लड़का फ्रिज खोलता है और वो पूछता है कि आंटी पानी पी लूँ, और वो सामने देखता है कि केक रखा हुआ है फ्रिज में। और आंटी उसको कहती है कि बेटा फ्रिज में पानी के साथ साथ केक भी रखा है, आप एक पीस खा सकते हैं। बट बच्चा ये कहता है कि नहीं आंटी, जब अमन आएगा मैं तभी खाऊंगा। इस केस में क्या हुआ? इस केस में इच्छा तो है खाने की, क्योंकि उसने खाने के लिए मना नहीं किया, उसने बोला कि मैं अमन के साथ खाऊंगा। इच्छा है, बट वो इस इच्छा को अभी पूरी नहीं कर रहा। वो अपनी इच्छा को दबा भी रहा है और डिले भी कर रहा है। और वो कह रहा है कि जब उसका दोस्त आएगा तब मैं खाऊंगा। यहाँ इड के ठीक उल्टी एक पर्सनालिटी की बात मैं कर रहा हूँ। वो ऐसी पर्सनालिटी है जो परिस्थितियां अनुकूल होने पर भी अपनी इच्छा को दबा रहा है। सर्कमस्टांसेस पूरी तरह से फेवरेबल है, आंटी भी कह रही है कि खा लो, बट वो अपनी इच्छा को दबा रहा है। ये संत महात्मा जो व्यक्ति हैं, इसको सिगमंड फ्रॉइड ने नाम दिया सुपर ईगो। सुपर ईगो वो पर्सनैलिटी है जो आदर्शों पर जीता है। उसे पता है कि मुझे कैसे बिहेव करना चाहिए। वो नैतिकता पर जीता है, स्टैंडर्ड्स पर जीता है। वो ये समझता है कि मैं ये जो कर रहा हूँ ये गलत है या सही है। अगर कोई नहीं भी देख रहा है तो भगवान देख रहे हैं। आपने कहानी सुनी होगी कि जब एक शिक्षा पूरी होने पर गुरुजी ने बोला कि चलो आज गुरु दक्षिणे का दिन है, मैं आपकी पहले परीक्षा लेता हूँ और देखता हूँ कि आपने क्या सीखा है। तो गुरुजी कहते हैं कि जाइए आप मेरे लिए कोई ऐसी वस्तु लेकर आइए जिसको लाते समय आपको कोई ना देखे। तो सभी शिष्य कुछ ना कुछ लाते हैं और एक बच्चा खाली हाथ लौट आता है, सब उस पर हंसते हैं। तो गुरुजी पूछते हैं बेटा तुम मेरे लिए कुछ नहीं लाए? तो बच्चे ने बोला कि गुरुजी मैं कैसे लाता, मैं कोई भी वस्तु ला रहा था तो कोई ना सही लेकिन ईश्वर तो देख रहे थे।
ये वो बच्चा सुपर ईगो वाला है जो नैतिकता पर जीता है, सच्चाई और उसूलों पर जीता है और अपनी इच्छाओं को दबा लेता है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि स्टोर हाउस ऑफ डिजायर्स कौन है, यानी दमित इच्छाओं का गोदाम संग्रह कौन है, तो भाई ये सुपर ईगो है, क्योंकि ये अपनी इच्छा पूरी करता नहीं है, इच्छाओं को दबाता चला जाता है, तो इसका जो मन है वो इच्छाओं का गोदाम बन जाता है। तो एक हमने देखा इड, जो अपनी इच्छा को बाकी नहीं रखता, शेष नहीं रखता, वो किसी भी तरह से उसको हासिल करना चाहता है, चाहे वो क्रिमिनल ही क्यों ना बन जाए। और दूसरी तरफ बिल्कुल ही महात्मा और संत व्यक्ति है जो अपनी इच्छाओं को दबा लेता है। तो मेरे ख्याल में दोनों पर्सनैलिटी में कुछ ना कुछ कमी है। इंसान का जन्म हुआ है इच्छाओं के साथ, वो अपनी इच्छाएं पूरी क्यों ना करे, वो अपनी पूरी पूरी इच्छाएं दबाए ही क्यों। तो इन दोनों के बीच में कुछ एक रास्ता ढूंढना चाहिए, और वो रास्ता है हमारी तीसरी पर्सनैलिटी, ईगो। तो इन दोनों के बीच में जो बैलेंस बनाता है वो है ईगो, यानी कि अहम। इसको इंग्लिश लिटरेचर वाले वर्ड से कंपेयर ना करें, क्योंकि इंग्लिश में जब हम ईगो पढ़ते हैं तो वो नेगेटिव सेंस में चला जाता है ना, कि यार इस आदमी में ईगो बहुत है। नो, साइकोलॉजी में ईगो पॉजिटिव वर्ड है, इसको नेगेटिव सेंस में मत लेना। ईगो क्या है? अब देखिए, अभी हमने इड पढ़ा जो बिल्कुल ही बदतमीज है और सिर्फ अपनी इच्छाओं की तरफ जाता है। वहीं सुपर ईगो बिल्कुल महात्मा है, वो भूख होने पर भी, इच्छा होने पर भी नहीं खा रहा है। तो ईगो क्या करता है? वो ये कहेगा, आंटी आपके फ्रिज में बहुत अच्छा और टेस्टी मुझे केक नज़र आ रहा है, अगर आपकी इजाज़त हो तो क्या मैं थोड़ा सा टेस्ट कर लूँ? यहाँ ईगो ने क्या किया? ना तो उसने अपनी इच्छाओं को मारा और ना ही उसने अपनी इच्छाओं को दबाया, और बल्कि उसने अपनी इच्छा को बड़े ही सोशल तरीके से एक्सप्रेस किया, है ना? तो अब इसमें मैं फिर एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे हम लोग आम तौर पर देखते हैं कि बहुत सारे क्राइम केसेस होते हैं। किसी लड़के ने किसी लड़की को किडनैप कर लिया, ऑब्वियसली लड़का उस लड़की को पसंद करता है, लड़की नहीं मान रही है, उसने उसको किडनैप कर लिया। बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जिसमें अ, हाँ, वो लड़की को चोट भी पहुंचाते हैं। तो ये तो हो गया इड वाला केस, क्योंकि उसको तो अपनी इच्छा पूरी करनी है, वो किसी भी तरीके से करे, चाहे अगले की जान चली जाए। सुपर ईगो क्या करेगा कि वो अगर किसी लड़की को पसंद करता भी है तो वो खामोश रहेगा और जिंदगी भर कुछ बताएगा ही नहीं, और मन ही मन वन साइडेड अट्रैक्शन रखेगा। वहीं जो ईगो है वो कोशिश करेगा, अपने आप को अच्छा बताने की कोशिश करेगा, अगर वो नहीं मानती है तो उसको समझाने की कोशिश करेगा, अगर वो नहीं समझती तो इट्स ओके, वो ईड की तरह बेबस लाचार होकर कोई गलत कदम नहीं उठाएगा। चलिए, लड़की मान गई और फैमिली नहीं मानती तो वो उनको बड़े प्यार से समझाएगा। हाँ, अब आपको लग रहा हो कि मैं शाहरुख खान की दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे वाली फिल्म की स्टोरी सुना रहा हूँ। यस, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। शाहरुख खान उसमें पूरी तरह से ईगो की पर्सनालिटी को ही एक्सप्रेस कर रहे हैं। वो दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चल रहे हैं। उनकी अपनी भी इच्छा है कि काजोल से उनकी शादी हो जाए, उस फिल्म की जो एक्ट्रेस है, और उसके लिए वो अपनी पूरी, उसकी जो फैमिली है उसको भी मनाते हैं, अपने फादर को भी मनाते हैं। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि इड वो था जिसने परिस्थितियों की परवाह नहीं की, केवल अपनी इच्छा को पूरी किया। सुपर ईगो वो था जिसने परिस्थितियां होने पर भी अपनी इच्छाओं को दबा लिया, और वहीं ईगो अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए सिचुएशंस को अपने अकॉर्डिंग बना लेता है ना? अपने आसपास के पूरे सिस्टम को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता है, ऐसा बना देता है कि उससे शादी हो जाए। आजकल आप बहुत सारे सुनते हैं लव कम अरेंज मैरिज। तो एक्चुअली लव कम अरेंज मैरिज कुछ नहीं है, ईगो ही है। भाई लव हुआ, वो एक नेचुरल अट्रैक्शन है, वो इड वाला केस हो गया। भगाकर शादी नहीं कर सकते, वो महात्मा जी हमारे अंदर आ गए, सुपर ईगो, ये करना गलत है, उसने हमें रोक लिया। फिर ईगो बीच में आया जिसने उस लव को अरेंज में कन्वर्ट करके दोनों फैमिली को एक सूत्र में बांध दिया। तो अगर मैं देखूं तो जहाँ इंग्लिश में ईगो बड़ा ही गलत तरीके से वर्ड यूज़ होता है, वहीं साइकोलॉजी में जो ईगो वर्ड है वो बहुत ही सूटेबल वर्ड है। और मैं एक तरह से कह सकता हूँ कि हर किसी को ईगो वाली पर्सनालिटी बनने की कोशिश करनी चाहिए। तो अगर मैं इन तीनों को एक 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 करके फिर से कैटेगरी में बांटूं, तो देखिए, ईड क्या है? वो पूरी तरह से बायोलॉजिकल है, जैविक है। वो अपनी प्रवृत्तियों पर चलता है, जो हमें हमारे खून में मिली है कि हमें इच्छा पूरी करनी है तो करनी है, वो हमारे अंदर है। वहीं जो सुपर ईगो है
वो पूरी तरह से सोशल है, वो हमेशा ये सोचेगा ज़माना क्या कहेगा, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसे करना चाहिए। और वहीं जो ईगो है वो पूरी तरह से साइकोलॉजिकल है, मनोवैज्ञानिक है, सोच समझ कर इंटेलिजेंट का यूज़ करके समझदारी से वो स्टेप उठाता है ताकि उसका दिल और दिमाग दोनों की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। अब कितनी लड़ाइयाँ चलती हैं ना, दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है। दिल कहता है इड बन जा, दिमाग कहता है सुपर ईगो बन जा। बट इन दोनों के बीच में जो एक सही रास्ता निकालने की कोशिश करता है वो है हमारा ईगो।